सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरे एंड स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। आई थिंक चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी आई एम रॉन्ग, बट इट इज़ चैप्टर नंबर 8। और इसका हम ह्यूमिनिटी वाला पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो पहला वाला पार्ट है वो हमने ऑलरेडी किसी दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। मे बी वो एडिट नहीं हुआ है, फिर इसलिए हम ह्यूमिनिटी वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। वो जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। बाय द वे, इस टॉपिक को मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुका था, वो वीडियो करप्ट हो गया। कोई ना, चैलेंजेस आ रहे हैं। इम्यूनिटी, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। 1 सेकेंड यार। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो हम हर दिन बहुत सारे इन्फेक्शंस एजेंट से एक्सपोज होते हैं, हज़ारों लाखों। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इतने भयंकर भयंकर डिजीज़ हैं। तो मैं तो शुरू में देख के घबरा गया था। मतलब एमबीबीएस में भी जाएंगे तो एक मैम बता रही थी मेरी कि इतने सारे डिजीज़ पर जब पढ़ते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इम्यूनिटी की वजह से हम कितना सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि ये हमारे कंप्यूटर का एंटीवायरस है। मतलब सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसकी वजह से ना जितने भी डिसीज़ हैं वो सारा ख़त्म कर देता है। जो बाहर का वायरस है, जैसे कंप्यूटर में वायरस एंटीवायरस ख़त्म कर देते हैं ना, वैसे ही हमारा इम्यूनिटी है। हावेवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिसीज। कुछ इन्फेक्शन एजेंट्स से, खाली कुछ ही से हमारा जो बॉडी है वो डिसीज़ कर पाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो इन्फेक्शन एजेंट को कौन निपटा देता है, हमारा इम्यूनिटी। और जो बच जाता है वही हमारे अंदर कुछ ना कुछ बीमारी करा देता है। Why this is due to the fact that the body is able to defend itself from the sorry yaar. Why this is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of the this foreign agent. और ऐसा क्यों है कि हमारा बॉडी इन सारे फॉरेन एजेंट से लड़ पा रहा है? ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों था कि हम कुछ ही जो इन्फेक्शन एजेंट है वही बस हमको हमला कर पा रहा है, बाकी कहीं नहीं? क्योंकि इसके लिए हमारा जो बॉडी है वो डिफेंड मैकेनिज्म स्टार्ट करता है किसके खिलाफ? फॉरेन एजेंट के खिलाफ। एंड दिस एबिलिटी, जिससे हमारी जो बॉडी फॉरेन फॉरेन एजेंट या फिर पैथोजन से लड़ सकता है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। इम्यून सिस्टम कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो हमारा जन्मजात रहता है, जब हम होते हैं ना तब से हमारे अंदर रहता है, देखते हैं पूरा अच्छे से। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है, मतलब इनको पता नहीं रहता कि कौन सा डिजीज के खिलाफ कैसा एक्ट करना है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ना हमारे बॉडी को पता रहता है कि कौन सा डिसीज आएगा तो उसको कैसे तमाशा देना है। आई होप इसका मतलब समझ में आ गया। दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये हमारे जन्म के टाइम पे रहता है। दिस इज कंप्लाइज बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। और एक चीज़ और मैंने मतलब ना, इनेट इम्यूनिटी जन्म के साथ ही रहता है। जन्म के टाइम पे नहीं, जन्म के साथ ही रहता है, अभी तक रहता है। जैसे कि ये टोटल 4 तरीके से हमारी बॉडी को जाता है। पहला है फिजिकल बैरियर। स्किन ऑन आवर बॉडी इज अ मेन बैरियर। स्किन, हमारा जो स्किन है वो मेन बैरियर है किसका? फॉरेन एजेंट का। अगर हमारी स्किन नहीं रहे ना तो तुरंत हमारा शरीर गल जाएगा। इसलिए जब भी चोट वोट लगता है तो वहाँ पे तुरंत डेटॉल वगैरह लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं ना, ताकि कोई इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ पे आके ना रहे। और इमेजिन करो अगर पूरा बॉडी ऐसा छिला हो तो कोई भी आगे हमारे शरीर को गला देगा। क्या? वायरस। विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका एंट्री रोक देता है। क्या? स्किन। म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग। और आपका जो म्यूकस है, म्यूकस जैसे कि नाक वाक जब बहता है तो क्या रहता है? म्यूकस ही रहता है, मतलब गीला वाइट। समझ जाओ यार, मे भी उतना डिस्गस्टिंग नहीं ना हो, लेकिन वो रहता है हमारे रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक पे। यूरोजेनिटल मतलब आपका आई थिंक यूरिन का ट्रैक। ताकि जो माइक्रोब्स है वो हमारा जो बॉडी के अंदर है ना, वो एंट्री
वहाँ पे आ ना सके, वो उस म्यूकस भी ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर इसका मतलब क्या है, जैसे कि उसके बाद है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे हमारे स्टमक में एसिड होता है और इसलिए जब हम खाते हैं तो एसिड कुछ कीटाणुओं को मार देता है, कुछ चीज़ कच्चा खाते हैं तो। लेकिन कई बार आगे का टॉपिक है, इन फ्यूचर हम जानेंगे कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एसिड को भी सर्वाइव कर लेते हैं। और सलीवा इन माउथ ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। और हमारे जो आँख में आंसू, मतलब जब भी कुछ कचरा वगैरह पड़ता है तो आँख तुरंत आंसू निकालने लगता है। क्यों? ताकि वो फालतू चीज़ बाहर निकाल सकें। ये सारे क्या ये सार ये सारे क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, मतलब माइक्रोब्स को ग्रोथ को रोकते हैं। उसके बाद है सेलुलर बैरियर। तो कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि PMNL विच इज़ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, फुल फॉर्म याद रखना नीट वालों और 11th वालों की। और ये सेल हो गया, और साथ ही ये मोनोसाइट। ये सारे ये सारे ये सारे सेल्स ना हमारे जो माइक्रोब्स क्या बोलते हैं, पैथोजन होते हैं ना, उनको खा देते हैं। और कुछ नेचुरल किलर भी होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट के, एज वेल एज कुछ मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज जो कि फेगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। मतलब ये लोग ना जो पैथोजन आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। टिश्यूज में मैक्रोफेज और सेल्स में आपका PMNL और क्या है, मोनोसाइट्स। ये हो गया, और साथ ही नेचुरल किलर जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये कुछ माइक्रोफेज होते हैं जो कि पैथोजन को खा देते हैं, निपटा देते हैं। अगला चीज़ है साइटोकाइन बैरियर। ये क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन। आपका जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है ना, वायरस इन्फेक्टेड, वो क्या करता है, वो तुरंत एक इंटरफेरियर प्रोटीन बनाता है जो कि ना नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को ना बता देता है और बचा लेता है और इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोक देता है। जैसे कि अगर तुम पे कोई खतरा है तो तुम अपने दोस्त को बता दो, तू यहाँ से निकल। कुछ दूसरा केस भी हो सकता है कि हम तो डूबेंगे, साथ में उसको भी डुबाएंगे, ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या होता है, जो सेल इन्फेक्ट हो जाता है ना, वो तुरंत दूसरों को बचा लेता है। अच्छा आदमी है। उसके बाद है 8.2.2 अक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद है हमारा अक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब वो जो हम बाद में अक्वायर करते हैं इम्यूनिटी, ऐसा इम्यूनिटी जो बाद में अक्वायर करते हैं। जैसे कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक। ये पैथोजेनिक स्पेसिफिक होते हैं कि कौन सा दुश्मन तुम्हारे पास आ रहा है उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा वाला। इट इज़ अ करेक्टराइज्ड मेमोरी इन, ये ना मेमोरी के बेसिस पे एक्ट करता है। कैसे मेमोरी बनता है, जब वो पैथोजन पहली बार अटैक करता है तो हमारा बॉडी ना उसका रिस्पॉन्स, उसको कैसे टैकल करना है वो स्ट्रैटेजी बना के रखता है। फिर अगली बार जब वो आता है उसको दे दनादन मतलब निपटाता है यार। दिस मीन्स वेन अवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो वही जो मैंने बोला, जब भी कोई पैथोजन को पहली बार मिलता है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स बनाता है, वो लो इंटेंसिटी का। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स हाईली इंटेंस। मतलब पहली बार में तो सब नॉर्मल रहता है, हल्का हल्का रहता है, लेकिन अगली बार जब आता है तो फिर देर दिन ट्रीटमेंट चलते हैं। उसके बाद और सेकेंडरी को हम एनास्मेटिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appears टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपको जो पहली बार जब मिलते हैं तो उसका मेमोरी हमारे बॉडी में बन जाता है, और जब अगली बार आता है तो निपटा देता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द ब्लड। आपका जो पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसकी मदद से होते हैं, दो स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट के। पहला है बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट WBC। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो आपका जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करते हैं, एक आर्मी किसका, प्रोटीन का, किसके खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ। और ये आर्मी ऑफ प्रोटीन किस पैथोजन को जाते हैं और निपटा के आता है। दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। मतलब एंटीबॉडीज हम किसे कह सकते हैं, वो प्रोटीन जो किसी पैथोजन को जाके निपटा दे उसे हम कहेंगे एंटीबॉडीज। दिस टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट
हाँ, आपका जो बी लिम्फोसाइट एंटी लिम्फोसाइट की बात कर रहे थे, तो बी लिम्फोसाइट प्रोटीन बनाते हैं और आपका जो टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं देखते हैं। टी सेल्स themselves do not secrete antibodies but help the B cells to produce them। टी सेल्स खुद तो सेक्रेट नहीं करते एंटीबॉडीज, बट जो बी सेल्स है ना उसका मदद करता है बनाने में एंटीबॉडीज। ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। हर एक एंटीबॉडी का टोटल 4 पेप्टाइड चेन होता है। 2 लाइट चेन, ये देखो 2 लाइट चेन है, और 2 हेवी चेन। ये लंबे रहते हैं और ये हेवी चेन रहते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। इसलिए आपका जो एंटीबॉडी है वो H2L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी। तो कई तरह के एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि IgA, IgM, IgE एंड IgG। इस सब का एक अलग अलग फंक्शन है, उसको हम आगे दिया हुआ है पढ़ेंगे। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर 8.4। ये दिया हुआ है एंटीबॉडी का, अच्छे से देखें क्या। वो देखो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सब जगह, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब यहीं पर लोग पकड़ के मारते होंगे वो। एंटीजन मतलब यार ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे, वो एंटीजन। और उसी के खिलाफ क्या बनता है, एंटीबॉडी। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। आई होप मैं गलत ना बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ कमेंट में सही कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response। ये एंटीबॉडी सिर्फ ब्लड में, because these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response। तो ये एंटीबॉडीज ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ क्या है, अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो ये हमारा एक टाइप का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडी मीडिएटेड। और आपका दूसरा टाइप क्या है देखते हैं, कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका नाम है CMI। द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट CMI। तो CMI को कौन चलाता है, देखता है, देखभाल टी लिम्फोसाइट करता है। ये क्या होता है, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरी। तो अक्सर जब हमारा ह्यूमन ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, दिल हो गया, आई हो गया, किडनी हो गया, खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करते हैं। और इसलिए आपने सुना होगा कि किडनी बेच दूंगा वाला सिस्टम। तो इसलिए किडनी का प्राइस इतना महंगा रहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का किडनी हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता, और करता भी है तो कुछ नुकसान होते हैं, आगे दिया हुआ है। क्यूरियोसिटी बढ़ रहा हूँ तो देखो यार। ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लीव नॉर्मल लाइफ। तो जब किसी का ये सारी चीज़ फेल हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन एक ओनली तरीका है, खाली एक तरीका है जिससे वो नॉर्मल लाइफ जी सके। तो उसके बाद सर्च बिगिंस होता है कि ढूंढते हैं टू फाइंड अ सुटेबल डोनर, कौन है सुटेबल डोनर। Why is it that the organs cannot be taken from just anybody, and why is that the doctors check। और ऐसा क्यों कि हम किसी से भी क्यों नहीं ले सकते कोई ऑर्गन, और डॉक्टर स्पेसिफिकली क्या चेक करते हैं, सोचो। ग्राफ्ट्स फॉर जस्ट एनी सोर्स। ग्राफ्ट्स मतलब वही ट्रांसप्लांट। ये देखो ट्रांसप्लांट कि दूसरा ऑर्गन, किसी दूसरे का ऑर्गन। एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बिगिंस कैन नॉट मेड सिंस द ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो देखो जब हम किसी का भी ले लेते हैं तो हमारी बॉडी अगर सेम ब्लड ग्रुप का है तो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कुछ चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उनके मेरे को नहीं पता, MBBS अभी नहीं हूँ। तो हमने ब्लड चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो बॉडी है वो एक दूसरे के खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखता है। A B के लिए बना के रखता है, B A के लिए बना के रखता है, O किसी के लिए नहीं बनाता। वो अच्छा आदमी है, O मेरा ब्लड ग्रुप है। ये उसका टॉपिक है यार, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बॉडी फ्लूइड्स का टॉपिक है। तो उसमें हमने देखा था कि हर इंसान का ब्लड हम किसी भी चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी बनाता है तो उस सेल को जाके ख़त्म कर देता है। जैसे ही कोई आलतू फालतू ऑर्गन ले लेंगे हम किसी का, तो हमारा बॉडी है ना उस ऑर्गन को निपटा देगा और उल्टा रिएक्शन कर देगा। इसलिए हम किसी को भी नहीं ले सकते। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, वो सबसे पहले
चेक करते हैं ब्लड ग्रुप, टिश्यू मैच हो रहा है कि नहीं, और ये सारी चीज़ ग्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यून सप्रेसेंट्स ऑल इज लाइफ। इसके बाद भी जो सक्सेसफुल हो भी गया ना ट्रांसप्लांट, फिर भी जो जो जिसका हम ट्रांसप्लांट करेंगे उसको ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट्स सप्रेसेंट्स लेना पड़ेगा। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो बॉडी है ना, हमारा बॉडी स्मार्ट है यार, उसको पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गन हमारा है और कौन सा किसी और का। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिएक्शन। तो आपका जो CMI है ना, वही है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ग्राफ्ट रिएक्शन के लिए। नीट वालों ध्यान दो, कौन, CMI। 8.2.3 एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है यार, ये क्या किस खेत की मूली है, दिमाग में आया होगा, देखते हैं क्या है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, तो जब एक होस्ट एक एंटीजन के खिलाफ एंटीजन से एक्सपोज होता है। एंटीजन मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, जिसके खिलाफ हमारा एंटी जनरेशन हो। आई होप समझ गए हो, या फिर तुम अपना एंटीजन का डिफिनेशन नीचे लिखो। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म, लिविंग फॉर्म में हो या फिर डेड माइक्रोब्स, मतलब डेड जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रोटीन जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, तो उसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब तुरंत हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए, उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि आपको मान लो एलर्जी वगैरह किसी चीज़ से, तो बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बना लेगा। और लेकिन हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में और जान लेते हैं, फिर पैसों में जाएंगे। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो आपका जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो स्लो है। डिफरेंस पूछ सकते हैं बोर्ड वालों, मैं भी तो बोर्ड वाले हूँ। हाँ, समझ जाओ यार। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है और पूरा टाइम लेता है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। देखो क्या बोल रहे हैं, जब इंजेक्टिंग जानबूझकर हम माइक्रोब्स को, हम अगर हम ड्यूरिंग इम्यूनेशन और इन्फेक्शन एजेंट, ओह अच्छा, आप समझ में यार, मैं भी डर गया था थोड़ा। हाँ देखो, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम जानबूझ के जो किसी कोई भी पैथोजन है ना, उसका कुछ सैंपल लेते हैं और हमारी बॉडी में डाल देते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। जैसे कि टीकाकरण में होता है, उसमें क्या होता है, मान लो कोरोना वायरस का अभी वायरस आया था, कोरोना वायरस का सॉरी वैक्सीन आया था, वायरस भी आया था। तो वैक्सीन में क्या किए होंगे पता है, जो कोरोना वायरस का जो वायरस है ना, उसका डेड पार्टिकल लिए हैं, उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए हैं। तुम्हारा वैक्सीन लगा कि नहीं, मेरा लग गया है। तो उसमें ना कोरोना का ही कोरोना के ही डेड पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर डाल दिए, ताकि हमारी बॉडी उससे रूबरू हो जाए, और जब कोरोना वायरस एक्चुअल में हो तो निपटा दे भाई, निपटा दे। ऐसा इसलिए तो वैक्सीनेशन होता है भाई। कितना इंटरेस्टिंग लगा जब मैं पहली बार पढ़ा था। आई होप तुमको भी ये बोरिंग ना लगा हो। जानबूझ के नेचुरल इन्फेक्शन को डाला जाता है ताकि वो एक्टिव इम्यूनिटी करे उसके खिलाफ। जब when ready-made antibodies are directly given to the body against foreign agents, it is called passive immunity। तो पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जब देखो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा था, जो एंटीबॉडी है वो हमारा बॉडी बना रहा था, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, जो एंटीबॉडीज है वो जानबूझ के हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो किसी भी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसे मार सके। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो क्या तुमको पता है कि हमारा जो, जब भी कोई मदर बर्थ देती है तो जो उसके बच्चे के लिए उसका दूध कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसके दूध में होता है कोलेस्ट्रॉम, मतलब उनके दूध में होता है, सॉरी कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज। तो उनके दूध में होता है कोलेस्ट्रॉम, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। लैक्टेशन मतलब वो पीरियड जिसमें कोई माँ दूध पिलाए बच्चे को।
हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज़, उनके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जैसे कि आईजीए टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। एंटीबॉडीज़ होते हैं आईजीए जो बच्चे को बचाता है कई सारी बीमारियों से। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर, और जो फीटस है मतलब जो बच्चा है जब वो अंदर में होता है माँ के पेट में तो उसे फीटस कहते हैं। तब वो प्लेसेंटा के थ्रू भी एंटीबॉडीज रिसीव करते हैं। कहाँ से? मम्मी से, मदर से। दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैसिव इम्यूनिटी के। उसके बाद है 8.2.4 वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो आपका जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है या फिर वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? वो है मेमोरी की। मतलब हमारा बॉडी ऑलरेडी मेमोरी रखा रहता है वैक्सीन के वजह से, और जब वो इन्फेक्शन रियल में आता है तब निपटाता है। जो हम अभी एग्जाम्पल दिया था किसका? कोरोना वायरस का। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी। जो जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी मतलब कोई वीक पैथोजन, उस पैथोजन का वीक वर्जन या फिर मरा हुआ वर्जन हमारे अंदर में बॉडी में डाला जाता है, जिससे हमारा जो बॉडी है द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। जिससे हमारी जो बॉडी है ना वो एंटीबॉडीज बना के रखता है, मेमोरी बना के रखता है, और जब वो रियल में आता है तब निपटा देता है पैथोजन को। The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly. जो बी एन टी सेल्स है वो पैथोजन को आसानी से पहचान लेता है जब वो एक्चुअल में आता है ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरऑल इन्वेडर्स विथ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो जब वो आता है तो बहुत मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और जाके निपटा देता है भाई, बोला ना, निपटा देता है। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स टू which quick immune response is required as in tetanus। जब कोई पर्सन कुछ डेडली माइक्रोब से इन्फेक्ट होता है तो उसके लिए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है। क्विक तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है। तो आपने बचपन में या फिर कहीं भी सुना होगा, अपने मम्मी पापा से सुना होगा यार, ऑब्वियसली मेरे घर वाले खुद बोले थे, जब भी कोई लोहा हुआ से कट लगता है तो तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगाने के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उतना क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि टेटनस एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन उतना मैं डिटेल में नहीं जानता, लेकिन खतरनाक बीमारी है। ये मैंने इसे किसी शॉर्ट्स में देखा था, और ऑब्वियसली है यार, तो इसलिए तो तुरंत लेने के लिए बोलते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स वे टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, प्रिपरेशन ऑफ कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। तो इसलिए एक एंटीबॉडी हमारे अंडर में होना चाहिए। इसलिए तो टेटनस का इंजेक्शन 6 महीने या फिर साल में लगता है। और जब भी कोई चोट वोट लगे लोगों को तुरंत जाना भाई, वरना टेटनस हो जाएगा। टेटनस एक बहुत खतरनाक बीमारी है, आई थिंक, इतना मेरे को नहीं पता। हाँ शायद रेड हड्डी ना वो गोल हो जा मुड़ जाता है भाई, ऐसे क्या आपने धनुरासन जानते हो? वैसे ही हो जाता है। मे बी आई एम रॉन्ग बट ऐसे ही होता है। कमेंट में प्लीज क्लैरिफाई कर देना। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द even in cases of snake bite, the injection which is given to the patient contain preformed antibodies against the snake venom। तो जब भी आपका स्नेक बाइट होता है, जब भी आपको सांप क्यों काटे यार, किसी को ना काटे भाई, जब भी किसी को कोई सांप काटता है तो एंटीटॉक्सिन, हाँ जब भी कोई सांप जब भी कोई स्नेक बाइट करता है तो क्या होता है पता है? कंटेन प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तो हमें एंटीबॉडीज दिए जाते हैं किसके खिलाफ? स्नेक वेनम के खिलाफ। इसलिए जब भी कोई सांप आप काटता है ना तो पता करते हैं कि कौन सा सांप काटा है, तो उसका जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है वही हम डालते हैं। और एंटीबॉडी किससे बनता होगा? इसके वेनम से ही बनता होगा। इसलिए सांप जहर को जहर काटता है, सांप को क्यों काटेगा? लोहे को लोहे काटता है, वो वाला सिस्टम है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरह के इम्यूनाइजेशन को क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। तो आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये एक तरीका है जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। उसके मदद से ना जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन है बैक्टीरिया और यीस्ट में, मतलब ना इसके मदद से जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड है, मतलब एंटीबॉडी बनाने का कुछ प्रक्रिया होगा, वो काफ़ी आसान हो गया है बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से।
जिससे हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना बहुत सारे एंटीबॉडी बना सकते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलो लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। आपका जो इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना जो वैक्सीन बनाना है ना वो काफ़ी लार्ज प्रोसेस में बना सकते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट की मदद से, और ये टेक्नोलॉजी की मदद से। और एग्जांपल के लिए है आपका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, इसकी मदद से ना किससे बना है, ईस्ट की मदद से बना है। तो फाइनली यार एक सेकंड ना, मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा टैब हैंग हो रहा है वरना ये वीडियो भी करप्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।